हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का फ्रेश सा लेक्चर लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वही हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और आई होप आप मज़े ले रहे होंगे ठंडी ठंडी हवाओं के, क्योंकि बारिश का मौसम है और पकोड़े खा रहे होंगे तो मुझे भी भिजवा दीजिए। चैप्टर फ्लो आपको बताइए। लेक्चर फ्लो की अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन की, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग की। एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग हम शुरू कर चुके थे, उसी का ही पार्ट है ये। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन विधि क्या रहेगी। पादप प्रजनन तो पढ़ा हमने और वह एक विधि, और इसके साथ दूसरी एक और हम एक दो विधियां देखेंगे, जिसमें एक है उत्परिवर्तन प्रजनन और साथ में हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और जैसा कि पादप प्रजनन हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा पादप प्रजनन में, क्योंकि पादप की उन्नत विकसित किस्मों को लाने के लिए हम पादप प्रजनन करवाते हैं। ठीक है, तो पादप प्रजनन पढ़ लिया। अब आप चाहें तो इसे कह दीजिए कि पादप प्रजनन के उपयोग पढ़ रहे हैं हम, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि पादप प्रजनन कहाँ कहाँ पे यूज होता है या फिर कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं, वही आज हम शुरू करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि रोग प्रतिरोधकता इसके लिए कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पादप जो है, प्लांट्स जो है, उनमें हमने पढ़ा कि पादप प्रजनन या तो उन्नत किस्में उत्पन्न करने के लिए, और उसमें हमने दो जो स्पेशल चीजें पढ़ी थी कि एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी कि उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम उन्नत किस्में लेकर आते हैं, वैरायटीज लेकर आते हैं, या फिर उसकी रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए लेकर आते हैं। और तीसरी एक और हम पढ़ेंगे कीट वाली, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रोग प्रतिरोधकता के लिए जो है पादप प्रजनन पढ़ने वाले हैं, यानी कि डिजीज से कैसे हम प्लांट को रेजिस्ट कर सके। क्योंकि आपको पता है फसल है तो मैंने आपको 2-3 बीमारियों के नाम याद करवाए थे, है ना। गेहूं का काला किट रोग और सफेद किट रोग और आलू का अंग संहिता, ऐसे आपने पढ़े होंगे थोड़ा बहुत डिजीज में। क्लास 11th में 10th में थोड़ा 1-2 बीमारियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगर किसी प्लांट या किसी खेत में अगर ये डिजीज हो जाए तो पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो अब उस बर्बादी से बचाने के जो वही उपाय, मैजिकल उपाय जो हम लेकर आए हैं, उसमें सबसे पहला है पादप प्रजनन, और उसी को आज हम शुरू करेंगे। भारत के अधिकांश स्थानों पर जलवायु का उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, जो जलवायु है हमारी वो कैसी है, या तो उष्णकटिबंधीय गर्मी वाली है बहुत ही, या उप उष्ण है, मतलब ऐसी वाली जहाँ पे कभी ठंड थोड़ी सी गर्मी, जैसे कि हम जनरली हम जहाँ पे रहते हैं मौसम चेंज होता रहता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो है वो गर्मी ही रहती है। सर्दियों में सर्दी रहती है, वरना बारिश में भी आप देखो तो मौसम थोड़ा सा गर्मी जैसा ही रहता है। ठीक है, अतः यहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों को अनेक प्रकार के कवक, फंजाई, जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, विषाणु यानी वायरस रोगजनकों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और हम ये वही जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं। हमने जब प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं, परिरक्षण पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, और स्पेशली फंजाई, वो मॉइस्चर में ज़्यादा उगती है ना। इनको अगर मॉइस्चर मिल जाता है तो ये अच्छे से ग्रो करती है। उसी थोड़ा सा हीट भी चाहिए इनको, गर्माहट भी चाहिए, इसीलिए हम खाना फ्रिज में रखते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे और वहाँ पे ये सब चीज़ें ग्रो ना करें। ठीक है, तो उप उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर और गर्मी मिलती रहती है, तो ऐसी चीज़ें जल्दी ग्रो करती है प्लांट पे और उनको बीमारियां फैलाती है। ठीक है, सामान्यतः हानि का स्तर 20 से 30% हो जाता है। भाई अगर किसी खेत में ये डिजीज लग गई है तो उसका जो नुकसान है वो कितना है भाई, 20 से 30% उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, या खराब हो जाती है। जबकि कुछ मामलों में रोगों के कारण पूरी के पूरी फसल जो है वो चौपट हो जाती है, कहीं के कहीं खेत बर्बाद हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने नींबू का प्लांट की खेती कर रहे हैं, आप नींबू हो रहे हैं, और नींबू में अगर साइट्रिक कैंकर जो हो गया, वायरस से डिजीज हो गई, तो आपकी नींबू कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा भाई। सड़ा हुआ नींबू या डिजीज लगा हुआ नींबू कौन खरीदेगा? ठीक है, तो वही पूरे के पूरे खेत भी बर्बाद हो जाते हैं, उसके साल भर की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। तो इनसे बचने के हमारे पास क्या उपाय? वही
जो हम पढ़ रहे हैं पादप प्रजनन। ठीक है, क्या ब्रीडिंग करवा दें अगर हम। पीड़कनाशियों का प्रयोग पौधों के रोगों से निजात पाने का कारगर उपाय नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो, और करते भी है, कारगर तो नहीं है लेकिन करते हैं, आपने देखा होगा छिड़काव करते हैं दवाइयों का, वो आपने किसानों को देखा होगा, वो स्प्रे लेकर जाते हैं खेतों में, करते हैं ना, पाउडर भी डालते हैं, लेकिन ये कारगर उपाय नहीं है। क्यों कारगर उपाय नहीं है? उसका मेन रीजन ये है कि पहला तो जो आप छिड़काव कर रहे हैं वो पौधों पर गिर रहा है, उसके फल पर गिर रहा है, जो भी सब्जी वगैरह आप बो रहे हैं, और फिर आप उसको बेचते हैं तो कई ऐसे केमिकल होते हैं जो फ्रूट के अंदर तक चले जाते हैं, है ना, क्योंकि हम तो धोते हैं उसे। आप बोलेंगे मैम हम तो वो धो देते हैं, लेकिन कई ऐसे केमिकल भी है जो, क्योंकि पौधे का फ्रूट क्या है, सेल्स है, सेल्स पे आप कुछ डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और मान लो वो फ्रूट के अंदर जा चुका है केमिकल, और फिर आप उसे खाते हैं तो आपका यानी कि ह्यूमन का जो है, मनुष्य का भी क्या होगा, उससे नुकसान होगा। पहली बात। दूसरा, जो कि हम इससे पहले वाले विकास वाले चैप्टर में पढ़ के आएंगे, कीट आजकल जो है वो ऐसे प्रतिरोधक पाउडर या केमिकल से क्या हो गए हैं, प्रतिरोधी हो गए हैं, रेजिस्ट हो गए, उन्होंने अपने आप में ऐसा क्या कर लिया है, म्यूटेशन कर लिया है, जिससे उनको कोई असर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको मच्छर का एग्जांपल दिया था कि आजकल ये मच्छर जो मॉस्किटो रिपेलेंट आप लगाते हैं उससे कोई उनको असर नहीं होता। तो दोनों चीजें हो जाने के बाद दोनों तरफ का नुकसान आपको ही झेलना है। अगर वो दवाई उस पर असर नहीं कर रही है तो भी आपको नुकसान होना है, पैसे तो लगने ही है, प्लस फसल भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कीड़ा लगेगा ही लगेगा अगर वो केमिकल से रेजिस्टेंट हो गए हैं तो। दूसरा, अगर मान लो आपकी फसल अच्छी हो गई लेकिन जो आप बेच रहे हैं, जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि आजकल कुछ भी शुद्ध नहीं रहा है ना, जो हम ये आजकल फ्रूट सब्जियाँ ये खा रहे हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब से कैरेक्टर आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम ये केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो ये केमिकल हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका तीसरा तरीका जो है वो हम करने वाले हैं और उसी को हम अपनाएंगे। हालांकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो पीड़कनाशियों का यानी कि पेस्टिसाइड्स का ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या होते हैं पीड़कनाशी? ये हिंदी वालों को तो समझ में आ ही रहा होगा। पीड़क का मतलब पीड़ा कौन दे रहे हैं, फसलों को पीड़ा कौन दे रहे हैं, ये कीट जो इनको खाते हैं, ठीक है, वो पीड़ा दे रहे हैं। सॉरी, ये जो कवक, बैक्टीरिया और विषाणु, कीट वाला हम अलग से पढ़ेंगे। अभी जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कवक, फंजाइस की, बैक्टीरिया की और वायरस की। तो ये इनको पीड़ा दे रहे हैं और इनको मारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड कह रहे हैं। वैसे पेस्टिसाइड जो है वो इंसेक्ट को मारने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। आगे जब हम कीट से रिलेटेड बीमारियां पढ़ेंगे तब भी हम इसको यूज करेंगे। तो ये कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि न सिर्फ इससे पीड़कों यानी कि पेस्ट में प्रतिरोधकता आ जाती है, जो कि मैंने कहा रेजिस्टिविटी आ जाती है, विकसित हो जाती है, अपितु वह पर्यावरण व मनुष्य के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, हम खा रहे हैं, हमारे लिए भी नुकसानदायक, एनवायरमेंट में मिल रहे हैं, हवा में, तो हवा को भी क्या बना रहे हैं, दूषित बना रहे हैं। ठीक, चलिए, रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां, वही क्या मैजिकल आपके पास जादुई उपाय है इनको जो करने का, तो वही है, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं हम, वही पढ़नी है। और जैसा कि मैंने कहा आप इसको प्लांट ब्रीडिंग के उपयोग भी समझ सकते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पादप प्रजनन किन किन चीजों में उपयोगी है, क्वेश्चन को घुमा दें, ठीक है, या डायरेक्ट टॉपिक भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन विधि बताइए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन विधि हेतु 2 तकनीकें अपनाई जाती हैं कि कैसे हम प्रजनन तो हमने पढ़ लिया कि मैम प्रजनन क्या है, 2 अलग अलग पादपों में, वांछित पादपों में हमें संकरण करा दे या कुछ ऐसा जनन करवा दे जिससे कि हमें उन्नत किस्में मिले, उसी को हम पादप प्रजनन कह रहे हैं। तो हमारे पास 2 विधि है। एक तो है पारंपरिक संकरण, जिसको हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आए, हमने विधियां पढ़ी थी, उसी को मैं अब शॉर्ट में लिखने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम वही के वही कहानी रहेगी। क्योंकि और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसको पूरा उतना डिटेल में नहीं लिखना है जितना कि हम पिछले लेक्चर में करके आए, ठीक है, वहां पे हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसके इन दोनों को जब हम साथ में करेंगे तो हम इस वाले पॉइंट को छोटा कर देंगे, क्योंकि ये हम अलग से जब लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको।
कभी किसी को दिक्कत हो। और देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, बच्चे पूछते हैं मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यहीं से शुरुआत हो रही है फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बीच में 1-2 टॉपिक ऐसे आए थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, अंतःप्रजनन और उनके बाद के, ठीक है। जो मधुमक्खी पालन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से फिर से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक। पारंपरिक संकरण जो हम लास्ट लेक्चर में करके हैं उसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेंगे हम, चिंता मत करिए आप। उसके बाद उत्परिवर्तन प्रजनन हम देखेंगे, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि म्यूटेशन ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं। उत्परिवर्तन प्रजनन का मतलब म्यूटेशन ब्रीडिंग। चलिए, पारंपरिक प्रजनन संकरण व चयन द्वारा किया जाता है। वही हमने लास्ट जो किया, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और चयन प्रक्रिया करते हैं। क्या क्या किए थे मैम, बोले हम तो भूल गए, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, हमें तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही याद नहीं है। तो इसीलिए मैं पॉइंट लिख दिए हैं मैंने, हमने क्या क्या पॉइंट्स उसमें देखे थे, तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले पारंपरिक संकरण तकनीक जो हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए, इसमें अपनाए जाने वाले विभिन्न पद क्रमानुसार हैं। अब इसके साथ जैसे कि मैंने कहा कि आपको लॉन्ग टाइप में आ जाएगा, अकेला अगर पारंपरिक संकरण आता है तो आप पिछले लेक्चर वाला पूरा लिखेंगे जो हमने किया था, लेकिन इसके साथ आता है प्रजनन विधियां बताओ, तो आपको दोनों विधियां लिखनी पड़ेगी, पारंपरिक संकरण भी लिखना पड़ेगा और उत्परिवर्तन प्रजनन भी लिखना पड़ेगा, तब आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रतिरोधकता के स्रोतों की प्राप्ति के लिए जनन द्रव्य की जांच पड़ताल करेंगे। ये किया था हमने वहां पे। हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया था कि पहले तो हमें जो उन्नत किस्म चाहिए, वहां पे हमने गन्ने का एग्जाम्पल लिया था कि हमें जो है वो ऐसा गन्ना चाहिए जो मोटा हो और लंबा आता हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम रोग प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसी स्पीशीज को या ऐसे किस्म को पहले ढूंढ लेंगे जिसकी रोग प्रतिरोधकता अच्छी हो। और जनन द्रव्य हमने लास्ट डिस्कस किया था। जनन द्रव्य क्या है भाई, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला डीएनए और आरएनए, क्योंकि उन्हीं के कारण उसमें रोग प्रतिरोधकता आ रही है। जनन द्रव्य संकरण हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस सोर्स को ढूंढेंगे, उस वांछित जाति को ढूंढेंगे जिसमें ये रोग प्रतिरोधकता है। फिर क्या किया था हमने, चयनित जनकों के बीच संकरण करवाया था। वही हमने 2 गन्ने का एग्जाम्पल लिया था, एक पतला गन्ना जिसकी फसल बहुत अच्छी होती है ना, एक अच्छा गन्ना जिसकी फसल जो मोटा है लेकिन फसल कम होती है। ऐसे वो उत्तरी भारत दक्षिणी भारत वाला हमने जो केस डिस्कस किया था। तो दोनों चयनित जनकों, मतलब एक ऐसा जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अच्छी हो, यहाँ के कॉन्सेप्ट में हम ऐसे ले सकते हैं कि एक पौधा वो ले लेंगे जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अच्छी हो और दूसरा ऐसा ले लेंगे जिसकी उत्पादकता बहुत अच्छी हो। तो दोनों जनक लिए, उनमें क्या करवाया हमने, संकरण करवाया, ठीक है। संकरण वही स्वपरागण से करवाएंगे आप। पहले हमने स्टेप्स पढ़े थे, पहले उसकी शुद्ध पीढ़ी प्राप्त करेंगे, है ना, थोड़ा सा लेक्चर अगर आपको पीछे वाला याद है तो। संकरण का चयन व मूल्यांकन करेंगे। फिर जब हमने मान लो ए लिया और बी लिया, इसमें हमने संकरण करवाया और हमें नई किस्म प्राप्त हो गई सी, जिसमें क्या होना चाहिए, प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए और उत्पादकता भी होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा था कि ऐसा नहीं बीज बना उसको बो दिए, पहले हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब उसको टेस्ट करेंगे, उसकी 6, 10, 8 पीढ़ी तक उसको उगाएंगे और देखेंगे कि हम जो चाहते हैं वो उसके अंदर है या नहीं। हो सकता है उसमें सिर्फ एक ही बार ये म्यूटेशन की वजह से आ गया हो लेकिन आगे की पीढ़ी में नहीं आए, तो हमने उसका मूल्यांकन किया था या नहीं किया था, ठीक। मूल्यांकन करा था और फिर हमने क्या किया था, नई किस्म का परीक्षण व निर्मुक्त कर देते हैं उसको, मतलब उसका परीक्षण करके उसको व्यापारिक रूप से क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बाजार में ले आते हैं। जैसे हम गेहूं वगैरह की, गन्ने की और ये किस्में लेके आए थे। तो ये तो थी पारंपरिक विधि। लेकिन जो हम दूसरी विधि हम यूज कर सकते हैं वो है उत्परिवर्तन प्रजनन, ठीक है। संकरण और चयनित प्रक्रिया द्वारा प्रजनित कवक, जीवाणु और वायरस रोगों के लिए प्रतिरोधी निर्मुक्त किस्में निम्नलिखित है। आपको कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे इसके अंतर्गत कि हमने कौन कौन सी प्रतिरोधकता वाली किस्में पैदा की है। वो वाला एग्जाम्पल मत लिख देना जो हमने पादप संकरण में पढ़े थे, वहां पे हमने उत्पादकता के आधार पर उसको डिस्कस किया है, क्योंकि गन्ना वगैरह जो है हालांकि उसमें प्रतिरोधकता भी है, लेकिन ये वाले क्योंकि भाई
हमारी पूजनीय एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इसकी इज्जत रखनी पड़ेगी हमें, ऐसे हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये आपको याद करनी है, थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, लेकिन वही कहानियां बना बना के याद करेंगे इसको। जैसे कि गेहूं, ठीक है, गेहूं कहाँ मिलता है, तो आप बोलोगे आपके हिसाब से गेहूं खेतों में मिलता है, लेकिन मैंने ऐसे याद करने के लिए बोला कि क्योंकि मैंने इस पादप प्रजनन विधि से एक नया गेहूं बनाया है जिसकी प्रतिरोधकता तो अच्छी है ही, ये हिमालय के पहाड़ों पे भी उगता है, ऐसे मैंने याद कर रखा है। तो हिमालय के पहाड़ मतलब कि हिमालय का हिम और पहाड़ को गिरी कहते हैं। तो भाई इसकी किस्म क्या हो गई है, गेहूं की हिमगिरी, जिसका रोग प्रतिरोधकता क्या हमने ली थी भाई, इसमें एक रोग होता था जिसको अभी मैंने नाम लिया काला किट्ट रोग, है ना, धारी किट्ट रोग। ये धारी किट्ट रोग क्या है कि ये जो गेहूं होता था ना, ये गेहूं के ऊपर ऐसी धारियां बन जाती थी गेहूं की पत्तियों पर, ये इसको रोग होता था पर्ण पे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक नया जो है वो क्या बना दिया है, गेहूं बना दिया है जिसमें ये रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब इसको ये रोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपकी किस्में हैं, यहाँ पे किस किस की किस्में हैं वो है, और यहाँ पे उनकी रोग प्रतिरोधकता जो हमने डेवलप कर ली है वो है। सरसों, सरसों पूसा नाम आपको याद आ जाएगा, कई फिल्मों में जो है पूसा जो है वो डॉन का नाम होता है, पूसा, है ना। तो ये पूसा स्वर्णिम, सरसों कैसा होता है भाई, पीला, पीले को हम सोने से रिलेट कर सकते हैं, सोने को बोलते हैं स्वर्ण, तो ये क्या हो गया पूसा स्वर्णिम, जिसको करण राय भी कहते हैं। देखो सारे एग्जाम्पल नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इजी इजी है वो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के नजरिए में तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट में आपको ये ऑब्जेक्टिव में जब देंगे तब थोड़ा सा आप दिक्कत में आ सकते हैं, उस हिसाब से थोड़े से इम्पोर्टेंट है ये, और एनसीईआरटी में है तो हमें दिखनी ही है। बस थोड़ा सा एक आपके माइंड में व्यू रहे कि सरसों की ये थी, क्योंकि 4 ऑप्शन में से ढूंढना है होगा आपको वहाँ पे नीट में। बाकी इसके अंदर लिखने के लिए आप सारे नहीं लिखे, तो जो भी आपको 2 या 3 याद रह जाए आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बोर्ड के लेवल पे इतना टफ जॉब नहीं है ये। इसमें श्वेत किट्ट रोग के लिए किया हमने, सफेद किट्ट, ठीक है, व्हाइट रस्ट जिसको बोलते हैं, सरसों में होता था ये। फिर फूल गोभी, फूल गोभी है पूषा, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल, स्नोबॉल K1। अब देखो ये भी याद कर सकते हो, चलो पूसा शुभ्रा कोई नाम है याद रह जाएगा, स्नोबॉल गोभी कैसी होती है, व्हाइट, व्हाइट होती है, क्या वो स्नोबॉल जैसी दिखती है, मतलब बर्फ के गोले जैसी, तो उससे याद रह जाएगा गोभी में पूसा स्नोबॉल K1, ठीक। उसके बाद लोबिया, लोबिया क्या है, जो आपका चवला आता है ना, चवला देखे हैं ऐसा, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक रहता है व्हाइट कलर का, चवले की फली जो आती है चवला वो, और बाकी भी बीन्स भी कई बार लोबिया के अंतर्गत गिने जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लोबिया में चवला आता है। चवला में पूसा कोमल, अरे चवला जो है बहुत ही कोमल होता है बेचारा, तो पूसा कोमल, ठीक। किस रोग के प्रति इसको लिया हमने, कृष्ण विलगन तथा कुंचित अंगमारी या श्रीणन, इनकी पत्तियां जो है वो श्रिंक हो जाती है, ऐसे श्रिंक हो जाती है, उसको बोलते हैं कुंचित अंगमारी और कृष्ण विलगन, ठीक है। हिंदी वाले नाम अब क्या ही करें हैं, ऐसे ही है। थोड़ा सा मिर्च जो है वो क्या है, पूसा सदाबहार। अब इसको कैसे याद कर सकते हो भाई, मिर्च सारी सब्जियों में मिर्ची डालते हैं आप, मतलब वो तो सदाबहार है ना, कोई भी चीज मिर्ची बिना नहीं बन सकती सब्जी, मिर्ची तो डालोगे ही। तो भाई पूसा, पूसा तो चल ही रहा है हमारा डॉन का नाम। अब सदाबहार क्योंकि मिर्ची सब जगह यूज होती है। रोग क्या है इसका, चिली मोजेइक रोग, टोमेटो मोजेइक रोग याद है आपको, टोबैको मोजेइक रोग याद है, अब यहाँ पे चिली मोजेइक रोग बन गया, क्योंकि चिली थी तो चिली मोजेइक रोग कर दिया, वायरस से होता है ये। तंबाकू मोजेइक वायरस जो तंबाकू में फैलाता है वही चिली में भी फैलाता है ना। कई बच्चों को लग रहा होगा मैम तंबाकू मोजेइक रोग क्यों लिखा है, भाई ये इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने जो तंबाकू में फैला रहा था उस नाम को TMV दे रखा है ना नाम, वो वायरस TMV वायरस, टबैको मोजेइक वायरस, उसका नाम ही ये है, इसीलिए यहाँ पे तंबाकू लिखा है। ऐसा मत समझना मैम मिर्ची की जगह तंबाकू कहाँ से आ गया, वायरस का नाम है। तथा पर्णकुंचन, पर्णकुंचन का वही पर्ण जो है वो पत्तियां जो है वो श्रिंक हो जाती है। तो देखो मुझे लगता है ये दोनों आपको याद हो जाएंगे।
इनको आप अंगमारी, भाई इसका अंग जो है लोबिया का, इसमें कोई अंग नहीं है, इसके सारे अंग मर गए हैं, अंगमारी रोग हो गया है इसको। ठीक है, इसमें कोई कृष्ण विलगन याद हो जाएगा, कृष्ण से याद कर सकते हो, कृष्ण विलगन, कृष्ण से इसने भक्ति छोड़ दी इसलिए इसको बीमारी हो गई फूल गोभी को। श्वेत किट और काला किट है ना, काला किट भी लिख सकते हो, धारी किट भी लिख सकते हो। चलिए, तो कुछ ऐसे कहानियां बना बना के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधी जीनों के सीमित उपलब्धता के कारण परंपरागत प्रजनन प्राय बाधित रहता है। ठीक है, वो पारंपरिक संकरण जो हम करा रहे हैं कि एक स्पीशीज हमने ढूंढी, फिर दूसरी स्पीशीज ढूंढी, फिर संकरण कराया, लेकिन ये हम हमेशा नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा वही कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा कि अगर दोनों के डीएनए में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तब तो ठीक है, लेकिन दोनों स्पीशीज ही अलग अलग हैं, दोनों एक ही ब्रीड की किस्म की नहीं है और उनमें प्रजनन हो ही नहीं पा रहा है। हमारा जो मेथड है वो आ रहा है कि आप उसके परागकण डाल रहे हो लेकिन वो जनन ही नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तब क्या करोगे आप? उसकी जो बाधाएं आ जाएगी। इसीलिए ये जो पारंपरिक प्रजनन है वो क्या है भाई, थोड़ा सा सीमित है, बाधित करता है उसको। क्या बाधित करेगा कि मान लो आपने वही एक गेहूं ऐसा ढूंढा जिसमें प्रतिरोधकता है, एक गेहूं ऐसा ढूंढा जिसकी उत्पादकता ज्यादा है, आपने बहुत संकरण करवाया, बहुत कोशिश कर ली हमने, पर प्रजनन ना होए। ठीक है, इसमें प्रजनन हो ही नहीं रहा, इसमें निषेचन ही नहीं हो रहा, तो अब आप क्या उखाड़ लोगे, कैसे करवाओगे, कैसे प्रतिरोधकता लाओगे? तो ये परंपरागत विधि की ये एक कमी है। अब इसको दूर करने के लिए फिर वही हमें लेकर आना पड़ता है कोई महानायक। ठीक है, यह रोग प्रतिरोधक जीन विभिन्न किस्मों और उनके जंगली पूर्वजों में उपस्थित होता है, अतः अधिक से अधिक जनन द्रव्य का संग्रहण पादप प्रजनन कार्यक्रम की सफलता का आधार होता है। ये भी बात हम वही लास्ट में पढ़ के आए, जनन द्रव्य संरक्षण करते रहो, लेकिन नहीं कर पाए आप ऐसा कोई पौधा ढूंढ ही नहीं पाए तो फिर क्या करोगे? ठीक, अन्य प्रजनन विधियां है सोमा क्लोनल वेरिएंट। ये सोमा क्लोनल क्या है ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको इसको एक अलग से टॉपिक आएगा उसमें पढ़ाऊंगी, अभी मैं बता देती हूँ। सोमा क्लोनल वेरिएंट कुछ नहीं है, दो साइटोप्लाज्म को जो है वो क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, दो सेल को बिना मेम्ब्रेन का करके उनको मिक्सचर करके एक हाइब्रिड किस्म जो है हम वो पैदा कर देते हैं। पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा जब, जैसे पोमेटो है ना, टमाटर और पोटैटो का पोमेटो बना दिया हमने, ऐसे आगे पढ़ेंगे इसको। वो में या चयन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में बहुत बार नाम ले चुकी हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जीन्स में वेरिएशन कर देते हैं, उसका जीन जो है वो चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से उसको डिजीज हो रही है, या उसके अंदर कोई नया जीन डाल देते हैं जिसकी वजह से उसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाए, तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन से खिलवाड़, जिसको हम बोलते हैं जीन से कारीगरी कर देते हैं, है ना, अपना ही तरह का जीन बना लेते हैं। तो ये दो, ये शॉर्ट में ही लिखनी है आपको इसमें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है आगे। चलिए बात करते हैं वही कि महानायक को लेकर आना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब जब है प्रारंभिक संकरण विधि एक हद तक सीमित है तो उसकी अल्टरनेटिव लेकर आनी पड़ेगी, और वो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब देखो, म्यूटेशन ब्रीडिंग को हम जनरली जो है वो दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो म्यूटेशन करके उसमें देखेंगे अभी कैसे करते हैं, दूसरा हम उसको जो है वाइल्ड किसी स्पीशीज से रिप्रोडक्शन करा के, अभी देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन, पहली वाली हो गई पारंपरिक संकरण जो अभी हमने खत्म की, और ये है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों में कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन प्रेरित करा वांछित गुणों वाले पौधों का चयन किया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, उत्परिवर्तन कराते हैं। उत्परिवर्तन क्या है, किसी को कुछ पुराना याद नहीं आ रहा हो, अचानक होने वाले जीन्स में परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन, जो लाभदायक भी हो सकते हैं, जो हानिकारक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं उनको। उनमें हो जाए तो अच्छी बात है, हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है तो हम इसको करवा भी सकते हैं।
कैसे उसकी विधियां पढ़ी हैं आपने, उत्परिवर्तन कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, ये हमने पढ़ा था। बस हम वैसे वही कारण अगर दे देंगे प्लांट को तो उसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से पौधों में क्या कर देते हैं, उत्परिवर्तन को प्रेरित कराकर, इंड्यूस्ड कराकर। ठीक है, इन पौधों को आनुवंशिक विविधता में स्रोतों के रूप में, जर्मप्लाज्म के रूप में, वही किस में करवा रहे हैं, जेनेटिक, उसके स्रोत कौन कौन होंगे, जर्मप्लाज्म ही होगा, उसका डीएनए आरएनए नहीं होंगे, प्रयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से यह उगाकर भी गुणित किए जा सकते हैं। मान लो हमने म्यूटेशन कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वही उगा के उनकी संख्या में वृद्धि कर देंगे, तो हमारे पास एक पूरा जो है काफी संख्या में जो है म्यूटेंट प्लांट जो है, उत्परिवर्ती पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक, उदाहरण क्या है, मूंग। वही मैं पहले बहुत परेशान रहा करती थी, ऐसा मूंग का कहना है। मुझे बार बार हो जाता था पाउडरी मेड्यूल, जिसे हम कहते हैं येलो मोज़ेक डिजीज। फिर मुझे किसी ने कहा कि उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है वो करवा लो, ये ट्रीटमेंट करवा लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं बड़ी सुखी हूँ और मेरे पास ये ऐसा मूंग आ गया है जिसमें ये बीमारियां नहीं होती है ना, ऐसा ही कुछ ऐड इसका है। तो मूंग क्या था, बड़ा परेशान था, उसकी पत्तियों पे ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं धारियों पे पाउडर जमा हो जाता था। इसको मेकअप नहीं करना होता था, लेकिन जो है इसको मेकअप हो जाता था, इसको पाउडरी मेड्यूल हो जाता था, बैक्टीरिया से वायरस से क्या हो जाता था, पाउडरी मेड्यूल हो जाता था, जिसको हम पाउडरी मेड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको चूर्णिल, चूर्णिल आसिता। कई बुक्स में आपको चूर्णिल आसिता लिखा हुआ मिलेगा तो आप कहेंगे मैम आपने तो ये पता है ही नहीं। ठीक है, तो वो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा फर्क है। जिसको पीला मोज़ेक वायरस भी कहते हैं, उसकी वजह से उसकी डिजीज हो जाती थी इसको, पाउडरी मेड्यूल। ठीक है, के लिए प्रतिरोधकता उत्परिवर्तन द्वारा ही उत्पन्न की गई। ठीक, हमने क्या किया, इस मूंग में क्या दे दी, उत्परिवर्तन करवाया। कैसे करवाते हो, तो उत्परिवर्तन के आपने कारक पढ़े, उत्परिवर्तन कैसे करवा सकते हैं, भौतिक कारकों से, यानी यूवी रेस से आप उत्परिवर्तन करवा सकते हैं। कोई ऐसे रासायनिक पदार्थ उसको दे सकते हैं जिससे म्यूटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं निकोटीन, है ना, तंबाकू जो कि कैंसर भी बढ़ाता है ना, कैफीन से भी होता है। ये सब म्यूटेशन वाले रीजन है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, कि कैसे कैसे कैंसर होता है। जो जो म्यूटेशन कराते हैं वही कैंसर भी करवाते हैं मैक्सिमम जो है। तो हम यूवी रेज, एक्स रेज, इससे म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो हमने इस बेचारे को क्या किया कि ला तुझे यूवी रेज दूं। पहले मैं बहुत बीमार रहा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने यूवी रेज से म्यूटेशन करवा लिया। तो इसने ट्रीटमेंट करवाया, हमने किया इसका ट्रीटमेंट, और हमने मूंग की नई किस्म निकाल दी जिनमें ये दो डिजीज जो है वो नहीं होती। ठीक है, चलिए, किसी भी जीव के आनुवंशिक ढांचे में अनेक विधियों द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न की जा सकती है। संकरण इनमें एक विधि है। ठीक है, संकरण जो है हाइब्रिडाइजेशन वो। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उत्परिवर्तन से भी हो सकता है, जैसे कि हमने देखा, बहुभ्रूणता से भी हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी हम पढ़ के आए हैं, है ना, गुणसूत्रों के एक से ज्यादा सेट्स लेके भी हम आ सकते हैं। आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उससे भी कर सकते हैं। पौधे में अनेक भौतिक व रासायनिक कारकों द्वारा उत्परिवर्तन उत्पन्न किए जा सकते हैं, इन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। वही मैंने कहा कि आप यूवी रेज डाल दो, आप एक्स रेज डाल दो, कोई रासायनिक पदार्थ डाल दो, जैसे कि कैफीन है ना, निकोटीन है, ये भी उत्परिवर्तन को पैदा करते हैं। तो इनकी हेल्प लेकर भी आप क्या कर सकते हो, म्यूटेशन कर सकते हो, लेकिन उस म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, प्रेरित म्यूटेशन। उसके जीन्स में ऐसा चेंज कर दो कि वो इन रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो जाए। पर ये ऐसे ही नहीं होता है कि यूवी रेज डाली और म्यूटेशन हो गया, बहुत स्टडी चाहिए इसमें, है ना, हम तो बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। प्रेरित उत्परिवर्तन के बाद पादपों की पहचान से
कुछ रोग प्रतिरोधी लक्षण और जीनों की पहचान हो सकती है। फिर हम उसको उगाएंगे, जैसे हमने मूंग पे किया, यूवी रेस डाली, उसके ऐसा उत्परिवर्तन कर दिया, लेकिन हमें क्या पता कि उसमें हुआ कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहचान करनी पड़ेगी, उसको उगा के देखो उसमें डिजीज तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो 2-4 पीढ़ी हम उसको टेस्ट करेंगे, मूल्यांकन तो करना ही, हमें एवोल्यूशन तो करना ही है, वो करेंगे। उसके बाद उसको एज अ वैरायटी बाहर निकालेंगे। इनमें से रोग प्रतिरोधी गुण अगर उत्पन्न हुआ है, छांटा जा सकता है। इन वांछित गुणों वाले पौधों को या तो सीधे ही उगाकर गुणित कर लेते हैं, मतलब वही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, या इनका प्रयोग प्रजनन में किया जाता है। ठीक है, एक तो क्या करेंगे, हमने सिलेक्शन कर लिया कि भाई हमने म्यूटेशन किया था, वो सक्सेसफुल हो गया, अब इसको ये डिजीज नहीं हो रही है, पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर से टेस्ट करेंगे अगर उत्परिवर्तन हुआ है या नहीं, वो तो हम चेक कर चुके हैं। अगर हमारा सक्सेसफुल हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसको गुणित कर लेंगे, संख्या में वृद्धि कर लेंगे। अब उसकी खेती भी कर सकते हैं और आगे किसी दूसरे पौधे से उसको संकरण करा के, उत्परिवर्तन करा के, या और विधियों द्वारा उसका उपयोग भी कर सकते हैं, किसमें, पादप प्रजनन में। ठीक है, रोग प्रतिरोधकता के लिए, कि मान लो जैसे मूंग है, मूंग में रोग प्रतिरोधकता आ गई, तो अब इसको किसी दूसरे मूंग से शादी करवा देंगे ताकि उसमें भी रोग प्रतिरोधकता आ जाए। अन्य प्रजनन विधियां क्या है, सोमाक्लोनल वेरिएंट जो हम पढ़ चुके हैं, में से चयन या आनुवंशिक, ये दोनों विधियां यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जंगली पादपों से जनन या जंगली पादपों से प्रजनन, एक हमने क्या किया, हमने खुद सिलेक्शन किया, मतलब आस पड़ोस में जो 2 गन्ने की वैरायटी मिल रही थी जो बोई जाती थी, उसको लेके संकरण करा दिया। एक हमने म्यूटेशन से किया। ठीक है, तीसरा और क्या कर सकते हैं, हम जंगली पादपों से जनन करवा सकते हैं, कि अगर आपके आसपास जंगल में कोई ऐसी जंगली स्पीशीज रहती है, उसी की, चाहे गेहूं आप लेना चाह रहे हैं, आप मूंग लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो भिंडी का दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जंगली प्रजाति से, आपकी जो उत्पादक प्रजाति है जो भिंडी है, आपको ये तो अब पता चल गया ना जंगली क्या होता है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हर किस्म की एक जंगली किस्म होती है, वाइल्ड टाइप की, जो जंगलों में रहती है ना। बोलते हैं ना ये जंगली भिंडी है, ये जंगली बैंगन है, ऐसा बोलते हैं। एक तो देसी बोलते हैं हम कि ये देसी है, एक होता है विदेशी, और एक होता है जंगली जो जंगल में रहता है, जो जनरली एडिबल नहीं होती सारी, है ना, सारी खाई नहीं जाती। जंगली किस्में जनरली नहीं खाई जाती क्योंकि वो पॉइजनस होती है, लेकिन हम उसका गुण यूज करके उसके साथ कुछ वैरायटी जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो पादपों में विभिन्न कृष्ण प्रतिजीवियों के संबंधी अधिकांश जंगली पादप कुछ प्रतिरोधी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, है ना। कोई जंगली स्पीशीज ऐसी है जो किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कर रही है, जंगल में उग रही है, लेकिन उसको वहां पे कोई रोग ही नहीं हो रहा, आराम से फल फूल रही है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके उस गुण का यूज अपनी जो भिंडी है जिसको आप खा रहे हैं उस वाली भिंडी के साथ करेंगे। ठीक है, करते हैं, परंतु उनका उत्पादक बहुत ही कम होता है, अतः उच्च उत्पादक प्रदान करने वाली कृष्ण किस्मों में प्रतिरोधक जीनों को मिलाने की आवश्यकता होती है। हम क्या करेंगे, दोनों का मिलन कराएंगे। ये क्या है, मैंने आपसे कहा था ना क्रांति आने वाली है, ये भिंडी हमारे जीवन में क्रांति लेकर आई है, मतलब इस चैप्टर में क्रांति लेकर आई है। इस क्रांति वर्ड को याद रखना, आगे आने वाला है। क्या हुआ, ये भिंडी जो है बड़ी बेशरम है ना, बहुत ही खतरनाक वाला अभी आने वाला है, सेंसेशनल टॉपिक है। वही क्या हुआ कि भिंडी जो है हमारे पास थी, वही बड़ी परेशान थी। बताते हैं आपको, भिंडी में डिजीज थी, ये देखो, इसको भी ये रोग था, रोग बड़ा ही खतरनाक है। इसकी भी पत्तियों में ये पाउडरी वाला रोग हो जाता था और पूरी की पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाती थी। तो भिंडी बड़ी उदास रहती थी। भिंडी, छोटी भिंडी बनाओ, भिंडी का जो मुंह है वो कुछ ऐसा उतरा उतरा सा रहता था। क्यों, क्योंकि उसको डिजीज हो जाती थी। ठीक, अब क्या है, इस भिंडी को क्या हुआ, एक बार ये याद करने का तरीका है भाई, लिखना नहीं है ये सब कुछ, आपके याद करने के लिए। ये भिंडी क्या हुई, ये हमारे शहर में उगती थी, खेतों में उगती थी। एक दिन इसको हुआ कि मैं बहुत बड़ी उदास हूं। जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हम क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये भाई गए घूमने के लिए जंगल में। जंगल में क्या कर लिया इन्होंने, मंगल, जंगल में मंगल कर लिया इन्होंने। क्या मंगल किया
भाई जंगल में मंगल तो समझते हो ना, मूवीज देखते हो या नहीं, है ना। कांड कर दिया इन्होंने। क्या कांड किया कि यहाँ पे इसको मिली एक और भिंडी जो बड़ी खुश रहा करती थी, इसको अच्छे वाली बनाऊंगी। हा, इससे मिली, इसकी गई है यहाँ पे मिलने, है ना। मिलने गई तो ये लगा ये बड़ी खुश है, इसको लगा क्यों खुश हो, तो ये बोली कि भाई मेरे को तो ये रोग होता नहीं है, मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी तो भाई आराम से ज़िंदगी जो कट रही है। वही मूवीज़ में होता है ना, मूड ऑफ हो जाता है हीरो या हीरोइन का, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। तो जंगल में जाके इन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, तो अपन दोनों, मैं बड़ी दुखी हूँ, तू बड़ा खुश है, तो अपन दोनों क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया भाई, मंगल हो गया। जंगल में मंगल हो गया, इनके बीच जनन हो गया, दोनों के जीन्स मिल गए फॉर्चुनेटली। और दोनों के जीन्स मिलने से खुशखबरी आई घर में, है ना, वंश को आगे बढ़ा। एक नया भिंडी उजागर हुई। देखो भिंडी उजागर हुई और फिर एक बार उजागर हुई तो हमने भी इसको उजागर करना शुरू कर दिया। अब ये भिंडी ने क्रांति ला दी। ऐसा होता है ना भाई कि कोई जो है अपनी अपनी कास्ट में शादी कर रहा है और कोई जो है बाहर की कास्ट में जंगल में जाके किसी दूसरी कास्ट से शादी कर ली, तो पूरे परिवार में माहौल खराब हो जाता है। हमारे परिवार में 400 सालों में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसे वाली जो स्टोरी हो जाती है। तो इन्होंने क्या कर दी भाई, क्रांति ला दी। तो अब इस क्रांति की वजह से हमने इस भिंडी को परभनी भिंडी नाम दिया। इन्होंने क्रांति ला दी भाई जीवन में, ये भिंडी हमने पैदा कर दी। अच्छा, कई बुक्स में आपको परभानी भी मिल सकता है भाई, वही परभानी, तो वो भी कोई गलत नहीं है ना। परभनी भिंडी, परबानी भिंडी, ये क्रांति ला दी इसने अपने परिवार में। तो हमने नई भिंडी जो है वो क्या कर ली, पैदा कर ली। ठीक, तो ये थी कहानी भिंडी की। अब पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए भिंडी, जिसका नाम क्या है, एबेलोमोस्कोस एस्कुलेंटस, में पीत मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता उसकी जंगली प्रजाति के से स्थानांतरित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ए मतलब वही है, फुल फॉर्म नहीं लिख के मैंने शॉर्ट में लिख दिया है भाई, एबेलमोस्कोस। ठीक है, एबेलमोस्कोस जो थी उसी की नई जाति हमने पैदा कर ली, जिसका नाम है एस्कुलेटस। ठीक है, यही हमने क्या किया भाई, पैदा कर ली। वो एस्क्यू है, ये एस्कू है, थोड़ा सा नाम पे ध्यान दे देना कि एक नई किस्म जो है वो परभनी क्रांति उत्पन्न की, परभनी क्रांति। ठीक, ये जाति जो है हमने क्या की, पैदा की। अब ये एस्कुलेंटम और एस्कुलेटम क्यों लिखा हुआ है, उसका रीजन है भाई, ये एस्कुलेटम भी आपको सही लगेगा और ये एस्कुलेटस भी सही है। ठीक है, एस्कुलेटस और एस्कुलेटस दोनों ही सही है। क्रांति कर दी भिंडी में, ठीक। तो इस तरह से हमने इसमें क्या करवा दिया भाई, प्रजनन करवा के। हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन ही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन किससे हुआ, संकर जाति से हुआ। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं, जंगली संकर, जंगली जाति या जंगली पादप से संकरण। ठीक है जी, चलिए, तो स्टोरी समझ में आई आपको भिंडी और मूंग की। ठीक है, 3 विधियां पढ़ी हमने, एक संकरण जिसको हम पहले डिटेल में पढ़ के आए थे, उत्परिवर्तन प्रजनन, और तीसरा हमने पढ़ा जंगली जाति से संकरण। ठीक है, ये 3 विधियां उत्पन्न करके या यूज करके हम पादपों में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं, और हमने की भी है, जिसकी हमने लिस्ट देखी। और 2 एग्जाम्पल तो यहाँ देखे, मूंग वाले और भिंडी वाले, और एक टेबल देखी, वो आपको याद करने हैं। हालांकि वही जो है इतना कभी पूछा नहीं गया, लेकिन याद तो करना ही है, क्योंकि भाई लॉन्ग टाइप के आंसर्स में ये पूछा जा सकता है, बोर्ड के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार हमें पढ़ना है कीट के लिए प्रतिरोधकता। भाई ये तो डिजीज वाली थी, अब कीट, इंसेक्ट भी तो परेशान करते हैं, वो पढ़ेंगे, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा अगली क्लास का इंतज़ार।